दोस्तों, आज का सवाल सिर्फ इतना नहीं कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। असली सवाल यह है कि क्या इस बार का उपराष्ट्रपति चुनाव भारत की राजनीति में एक नया मोड़ लेकर आएगा। क्या यह चुनाव सत्ता बनाम संविधान की लड़ाई में बदलने जा रहा है। क्या विपक्ष का यह मास्टर स्ट्रोक एनडीए को असहज कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, भारत में उपराष्ट्रपति चुनाव अक्सर औपचारिकता माने जाते रहे हैं। जनता का ध्यान कभी इस ओर गया ही नहीं, क्योंकि उपराष्ट्रपति सीधे जनता से चुना चेहरा नहीं होते। लेकिन ये आधा सच है। पूरा सच ये है कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। वही राज्यसभा जहां सरकार की असली परीक्षा होती है। वही राज्यसभा जहां विपक्ष सरकार से सवाल पूछता है और जवाब मांगता है। और वही राज्यसभा जहां सरकार के कई बिल अटक सकते हैं, पास हो सकते हैं या रद्द हो सकते हैं। यानी उपराष्ट्रपति महज एक औपचारिक चेहरा नहीं, बल्कि लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी का अहम हिस्सा होते हैं। दोस्तों, तो सवाल उठता है, क्या इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव भी महज औपचारिकता होगा या फिर एक ऐतिहासिक जंग। विपक्ष ने इस बार बड़ा दांव खेला है। विपक्ष ने राजनीति से बाहर का नाम चुना है। ऐसा नाम जिसे लोग सिर्फ संविधान और न्यायपालिका से जोड़ते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी एक ऐसा नाम जिनकी छवि बेदाग है, जो कभी राजनीति का हिस्सा नहीं रहे और जिनकी पहचान कानून और न्याय के मंदिर से जुड़ी रही है। विपक्ष का तर्क साफ है, जब सरकार ने राजनीति से जुड़े उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, तो हम संविधान से निकले उम्मीदवार को उतारेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि विपक्ष ने आखिरकार एक पूर्व जज को ही क्यों चुना है। इसके पीछे कई वजह हैं दोस्तों। दक्षिण भारत से चेहरा लाना डीएमके की पुरानी मांग थी। उन्हें चाहिए था कि इस बार उम्मीदवार दक्षिण का हो, ताकि दक्षिण भारत में विपक्ष की जड़ें और गहरी हो सके। दूसरी तरफ टीएमसी लगातार कहती रही है कि उम्मीदवार राजनीति से बाहर का होना चाहिए, ताकि जनता को लगे कि विपक्ष महज सत्ता का खेल नहीं खेल रहा है, बल्कि देश हित में सोच रहा है। कांग्रेस और बाकी दल चाहते थे कि उम्मीदवार ऐसा हो जिस पर किसी को आपत्ति ना हो और जिसे सर्वमान्य चेहरा कहा जा सके। इन तीनों शर्तों पर एक ही नाम फिट बैठा, जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। लेकिन सवाल यह है, क्या सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज का मैदान में उतरना एनडीए को असहज कर देगा। दोस्तों, जवाब है हां, जरूर। एनडीए ने तमिलनाडु से सीपी राधाकृष्णन को मैदान में उतारा है। राधाकृष्णन की पहचान आरएसएस से जुड़ी रही है। वे 2 बार कोयंबटूर से लोकसभा सांसद रहे हैं। संगठन में उनका कद बड़ा है और वे ओबीसी जाति के गोंडर समुदाय से आते हैं, जो तमिलनाडु में प्रभावशाली है। यानी एनडीए का दांव साफ है, राजनीति और जातिगत समीकरण। इसके जवाब में विपक्ष ने कहा, आपके पास संघ से आया चेहरा है, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट से आया चेहरा है। यही तुलना एनडीए के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अब सवाल यह है कि क्या यह दांव सिर्फ प्रतीकात्मक है या फिर सचमुच कांटे का मुकाबला हो सकता है। आंकड़े साफ कहते हैं कि एनडीए का पलड़ा फिलहाल भारी है। संसद के दोनों सदनों में कुल 781 वोट है और जीत के लिए 391 की जरूरत है। एनडीए के पास इस समय 427 सांसदों का समर्थन है, जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन के पास 355 सांसद हैं। यानी गणित साफ दिख रहा है कि एनडीए पहले ही बहुमत में है। लेकिन राजनीति सिर्फ गणित का खेल नहीं है, राजनीति केमिस्ट्री का भी खेल है दोस्तों। क्योंकि इस चुनाव में व्हिप लागू नहीं होता, यानी सांसद क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। ऐसे में जो दल खामोश हैं, जैसे टीडीपी, वाईएसआरसीपी और बीआरएस,
वे अगर विपक्ष की ओर झुक गए तो तस्वीर बदल सकती है। यही वजह है कि मुकाबला रोचक लग रहा है। अब थोड़ा रुक कर समझते हैं दोस्तों कि आखिर जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी कौन है और उनका करियर इतना खास क्यों माना जा रहा है। उनका जन्म 1946 में आंध्र प्रदेश के एक किसान परिवार में हुआ। शुरुआती पढ़ाई के बाद उन्होंने हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी से 1971 में कानून की डिग्री ली, वकालत शुरू की और 1993 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी बने। 1995 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज बने। 2005 में गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2007 से 2011 तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहे। रिटायरमेंट के बाद मार्च 2013 से वे गोवा के पहले लोकायुक्त बने। हालांकि निजी कारणों से उसी साल अक्टूबर में उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। उनका पूरा करियर ईमानदारी, बेदाग छवि और संविधान से गहरे जुड़ाव के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि विपक्ष उन्हें उपराष्ट्रपति चुनाव में अपना चेहरा बनाकर मैदान में उतार रहा है। अब बात करते हैं सीपी राधाकृष्णन की। वे तमिलनाडु की राजनीति में भाजपा का जाना माना नाम है। 2 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। संघ से जुड़ाव गहरा है और संगठन में उनकी पकड़ मजबूत है। 2023 में उन्हें झारखंड का राज्यपाल बनाया गया और 2024 में महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी गई। वे गोंडर जाति से आते हैं जो तमिलनाडु की राजनीति में बेहद असरदार है। एनडीए का मकसद साफ है, दक्षिण भारत से एक मजबूत राजनीतिक चेहरा देना जो विपक्ष के सामाजिक समीकरणों को टक्कर दे सके। तो अब सवाल यही उठता है, क्या विपक्ष का ये दाव केवल नैतिक जीत हासिल करने के लिए है या फिर असली जीत का भी सपना है? सच ये है कि विपक्ष जानता है कि संख्या बल उसके खिलाफ है, लेकिन वे ये भी जानते हैं कि चुनाव सिर्फ जीतने के लिए नहीं लड़े जाते, बल्कि जनता को संदेश देने के लिए भी लड़े जाते हैं। विपक्ष का मकसद है जनता के सामने ये संदेश रखना कि राजनीति से परे भी सोचते हैं। वे संविधान की रक्षा के लिए खड़े हो सकते हैं और वे सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि सिद्धांत के लिए भी लड़ते हैं। तो क्या 9 सितंबर को होने वाला उपराष्ट्रपति चुनाव एक तरफा होगा या फिर काटेगा? आंकड़े एक तरफा जीत की ओर इशारा करते हैं, लेकिन राजनीति अक्सर आंकड़ों से परे होती है दोस्तों। विपक्ष इस चुनाव को सत्ता बनाम संविधान की लड़ाई के रूप में पेश करना चाहता है और अगर विपक्ष इस नैरेटिव को मजबूत करने में सफल हो गया और कुछ सांसदों ने क्रॉस वोटिंग कर दी और अगर क्षेत्रीय दल विपक्ष की ओर झुक गए तो नतीजा चौंका भी सकता है। दोस्तों, असली सवाल यही है कि क्या विपक्ष हार कर भी जीत जाएगा, क्योंकि अगर विपक्ष जनता के बीच ये संदेश पहुंचाने में सफल हो गया कि उन्होंने एक साफ, ईमानदार और गैर राजनीतिक चेहरा मैदान में उतारा है, तो भले ही वोटों से हार जाए, लेकिन नैतिक और राजनीतिक रूप से जनता का दिल जीत सकते हैं। और लोकतंत्र में जनता का दिल जीतना किसी भी चुनाव जीतने से बड़ा होता है। तो 9 सितंबर को नतीजा जो भी आए, लेकिन यह चुनाव पहले ही एक संदेश बन चुका है। संदेश ये कि भारत की राजनीति में सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि संविधान की भी अहमियत है। संदेश ये कि विपक्ष सिर्फ नेता नहीं बल्कि राष्ट्र हित के नाम पर भी लड़ सकता है। और संदेश ये कि उपराष्ट्रपति चुनाव सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा की परीक्षा भी हो सकता है। अब मैं आपसे यही सवाल पूछता हूं दोस्तों, जो देश की राजनीति में सबसे बड़ा है, क्या यह चुनाव सिर्फ सत्ता की गिनती का खेल होगा या लोकतंत्र की आत्मा की जीत? क्या राधाकृष्णन की राजनीतिक ताकत भारी पड़ेगी या सुदर्शन रेड्डी की संविधान की साख? और क्या विपक्ष सिर्फ हारने के लिए मैदान में उतरा है या फिर इतिहास लिखने के लिए? नतीजे 9 सितंबर को आएंगे, लेकिन असली नतीजा उससे पहले ही जनता के दिल में लिखा जा चुका होगा।
आपका क्या मानना है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।